अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद। मैं हूँ वैस मंगलवाला। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज के प्रोग्राम का आगाज़ एक छोटी सी काम की मज़ेदार सी अच्छी सी बात से करते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपना बेहतरीन भी परफॉर्म कर रहे होंगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके लिए आप फिर भी ऐसे होंगे कि नहीं भाई ये तो शख्स अच्छा काम नहीं करता है, उनको आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे, कभी भी मुतमईन नहीं कर सकेंगे। ये कुछ लोग वो लोग होते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए उन लोगों से दूरी इख्तियार करना बड़ा ज़रूरी है कि वो लोग कि जब आप अपना बेहतरीन दे रहे हों, अपना बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हों, अपनी बेहतरीन कोशिश कर रहे हों, लेकिन फिर भी वो मुतमईन नहीं होते। और हमेशा आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होंगे, उनकी बातों पर कान न धरें और उनसे दूरी इख्तियार करें। और दूसरी जानिब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब आप अपना बुरा तरीन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जब आपकी ज़िंदगी में वो जिसे कहते हैं ना कि कुछ ज़वाल के मामलात आए हुए होते हैं, कुछ ऐसे मामलात आए हुए होते हैं कि आप डाउन जा रहे होते हैं और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, उस वक्त भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम बेहतरीन हो, तुम कोशिश करो, मेहनत करो, एक दिन कामयाबी ज़रूर तुम्हारे कदम चूमेगी। तो ये जो लोग होते हैं, ये लोग होते हैं जो सही लोग होते हैं। इन लोगों से राब्ते उस्तवार रखना बड़ा ज़रूरी है, इन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना बड़ा ज़रूरी है। यही लोग हैं जो कि आपकी ज़िंदगी के असल साथी हैं। तो अपनी ज़िंदगी के ऐसे असल साथियों को ढूंढें और उनके साथ वक्त गुजारिए। फिर आप देखिए कि आपका जो जहन है वो कितना अच्छा हो जाएगा, आपका मूड कितना अच्छा हो जाएगा, आप बहुत अच्छा महसूस करने लगेंगे। ये थी एक अच्छी सी छोटी सी काम की बात। अब आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में हमने क्या क्या करना है। एक तो महंगाई, भाई महंगाई हमने करनी नहीं है, लेकिन महंगाई पर गुफ्तगू ज़रूर करनी है। महंगाई हद से बढ़ चुकी है और जिस चीज़ को हाथ लगाओ वो महंगी होती जा रही है। दूध की बात की जाए, ट्रांसपोर्ट की कीमतों की बात की जाए, चीनी की बात की जाए, पेट्रोल की बात की जाए, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। तो ज़रा महंगाई के हवाले से आप लोगों की राय भी जानेंगे और हमारे मुख्तलिफ रिपोर्टर्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि भाई क्या मामलात हैं, बाज़ारों में क्या क्या महंगा मिल रहा है। एक आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाएंगे, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा यूनिक आर्ट बनाते हैं वो आर्टिस्ट। वो क्या आर्ट है ये आपको थोड़ी देर में पता चलता चलेगा। आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। और इसके अलावा हमने बात करनी है माहौल की। साइंस का आलमी दिन है आज, तो माहौल के हवाले से उसकी थीम है, उस पर भी हम बात करेंगे। नूर मुकद्दम केस के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, उस पर बात करनी है। नाजिम जोखियो केस का क्या हो रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि लोग गोरा क्यों होना चाहते हैं। पाकिस्तान के एक बड़े ज़बरदस्त एक्टर हमारे साथ होंगे और उन्होंने इस हवाले से कुछ बातचीत की है, कुछ इंकशाफात किए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि लोगों के अंदर ये क्या एक जहनी इनकी जो है कि ये जुनून कहिए कि ये जुनून उनके जहन में होता है कि हमें गोरा होना है, ये गोरी रंगत के पीछे क्यों हम पागल हुए हैं, ये भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको मौसम की सूरत हाल से आगाह करते हैं और फिर अपने प्रोग्राम की स्टोरीज़ की तरफ बढ़ेंगे। तो मौसम की तरफ लेकर जाते हैं आपको वीडियो वॉल पर। मौसम सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करते हैं। इस्लामाबाद में है कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर और ज़्यादा से ज़्यादा होगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद लाहौर में कम से कम 15, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर के बाद है कराची में कम से कम 19, ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ बादलों का मामला नज़र आ रहा है। पेशावर एक मरतबा फिर सूरज आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर कम से कम 12, ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड। और सबसे आखिर में है क्वेटा, जहाँ कम से कम है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए 4 डिग्री तक यहाँ मामला पहुँच गए हैं। सर्दी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोयटा की जो सर्दी होती है। और कराची वालों को भी ये सर्दी आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाएगी। जब कोयटा की हवाएं कराची का रुख करेंगी तो फिर कराची वालों को भी पता लग जाएगा, बल्कि वो लग पता जाएगा। तो फिर कोयटा कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो है 19 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया जी मौसम का मामला, मौसम की ये सूरत हाल थी। अब ज़रा बढ़ते हैं स्टोरीज़ की तरफ। सबसे पहले खुशखबरी आपको सुनाते हैं। खुशखबरी है जी, अमन की नोबेल इनाम याफ्ता और इंसानी हुकूक की सरगर्म कारकुन मलाला यूसुफजई ने मंगल की शब ट्वीट के ज़रिए ये खुशखबरी सुनाई कि उनका निकाह हो गया है। सवात से ताल्लुक़ रखने वाली 23 साला मलाला यूसुफजई, और हम सब जानते हैं कि अपने सर पर 2012 में गोली लगने के बाद वो इंग्लैंड इलाज के लिए गई थी। वहाँ उन्होंने सकूनत इख्तियार कर ली। कुछ अर्सा कबल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम उन्होंने मुकम्मल की। और मलाला यूसुफजई की जो ट्वीट थी वो उसमें उन्होंने जो है वो अपनी तस्वीर भी शेयर की। और उसके बाद लोग जो उनको मुबारकबाद दे रहे थे
थे, उनका तो तांता बन गया। बड़े बड़े लोगों ने उन्हें मुबारकबाद दी, बड़ी तादाद में उनको और उनके शौहर असर मलिक को ट्वीट करके उन्होंने दुआओं से भी नवाजा। मलाला यूसुफजई के बारे में हम सब ये जानते हैं कि उनको क्रिकेट का बड़ा शौक़ है और ये एक हसीन इत्तफ़ाक़ कहिए कि उन्होंने मुतअद्दिद बार अपने इंटरव्यूज़ में क्रिकेट के खेल से अपनी दिलचस्पी का इजहार किया है। और उनके जो शौहर हैं असर मलिक, उनका इंटरेस्टिंगली क्रिकेट से बड़ा करीबी ताल्लुक़ है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसके वो जनरल मैनेजर हैं। और वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर क्या हाई परफॉर्मेंस दे रहा है ये बहुत सारे लोग जानते हैं। अच्छा, लाहौर का जो मारूफ HSN कॉलेज है वहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की, फिर उसके बाद लम्स जो है लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज़, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई मुकम्मल की और उसके बाद जो है वो PCB में उन्होंने काम कर रहे हैं। वो इससे कबल वो पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइज़ है मुल्तान सुल्तान्स, उससे भी मुंसलिक रहे और प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था मुल्तान सुल्तान का, वो प्रोग्राम इन्होंने तैयार किया था। तो मलाला को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद है। मलाला ने बड़ी अच्छी खूबसूरत तस्वीर शेयर की, उनका निकाह हुआ। अच्छा, बहुत सारे लोग, मुझे एक और बात समझ में आई, अवाम किसी हाल में खुश नहीं है भाई हमारी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अब ये बात करना शुरू की कि भाई मलाला तो कुछ अरसे तक ये कह रही थी, कुछ अरसे पहले उनका एक इंटरव्यू आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जी मुझे तो शादी समझ में ही नहीं आता और ये वो इस तरह की उन्होंने कुछ बात की थी। हमने भी अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था और हमने उसमें ये कहा था कि जी मलाला का जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमें समझना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाह रही हैं। लेकिन ये है कि अब बहुत सारे लोगों ने उस पर यह भी ट्वीट किया है कि भाई ये तो शादी की कायल ही ना थी, अब इन्होंने क्यों शादी कर ली। अरे भाई, जब कायल ना थी तो आप लोगों को एतराज़ था, अब कर लिया है शादी तो आप लोगों को एतराज़ है। ये वो लोग होते हैं जो किसी हाल में खुश नहीं होते। इतना जो है वो ज़िंदगी का उनका अहम दिन है। उन्होंने ट्वीट में भी यही कहा है कि मेरी ज़िंदगी का ये अहम तरीन दिन है और उन्होंने लोगों से दुआओं की भी दरख्वास्त की है कि आगे उनकी जो ज़िंदगी है वो अच्छी गुजरे, अच्छी मैरिड लाइफ हो उनकी। लेकिन बहुत सारे लोग जो है उनको बस एतराज़ दर एतराज़ वाला मामला होता है। हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक है मलाला को उनकी ज़िंदगी के नए सफ़र पर और हमारी दुआ है कि उनका जो ये शादीशुदा ज़िंदगी का सफ़र है ये बहुत अच्छा गुजरे। कॉन्ग्रेचुलेशंस मलाला, शाबाश, वेरी गुड, कीप इट अप। अगली खबर एक और शख्स के लिए शाबाश और कीप इट अप के जज्बात है। हमारे पाकिस्तान के जारहाना बैट्समैन आसिफ अली एक और एजाज़ हासिल करते हुए ICC के प्लेयर ऑफ द मंथ बन गए हैं। वर्ल्ड T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उनकी कारकर्दगी थी, अफगानिस्तान के खिलाफ जो उनकी कारकर्दगी थी, ज़बरदस्त छक्के लगाए, बल्कि छक्के छुड़ाए उन्होंने। पाकिस्तान के जारहाना बैटिंग करने वाले बल्लेबाज आसिफ अली, क्रिकेट की दुनिया का जो सबसे बड़ा फोरम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसने प्लेयर ऑफ द मंथ का एजाज़ दे दिया है। प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर आसिफ अली के साथ जो बांग्लादेश के शकीब उल हसन और नमीबिया के डेविड वीज़ा को नामज़द किया गया था, तीनों में से किसी एक को मुंतखब करने के लिए सोशल मीडिया पर राय तलब की गई थी और सोशल मीडिया पर वोटिंग के ज़रिए आसिफ अली प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए हैं, जिससे साबित ये होता है कि आसिफ अली के जो चौके हैं, जो छक्के हैं, उनकी बरसात का लुत्फ़ सोशल मीडिया के सार्फिन उठाते हैं और उनका ताल्लुक चाहे किसी भी मुल्क से हो। क्रिकेट लवर्स जो हैं वो क्रिकेट लवर्स होते हैं जी, वो तो बस फिर कहते हैं अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए चाहे कोई भी क्रिकेट खेल रहा हो। तो आसिफ अली बहुत बहुत मुबारक हो आपको, कंग्रेचुलेशंस। लेकिन आसिफ याद रखना अभी 2 मैच बाकी हैं, सेमीफाइनल बाकी है, इंशाल्लाह जीतना है, ऑस्ट्रेलिया को हराना है और फिर फाइनल में जिससे भी मुकाबला होना है उससे भी सारे सिक्योरिटी के मामला तय कर लिए जाएंगे। वैसे बस इंशाल्लाह बहुत सारी दुआएं हैं पाकिस्तानी टीम के लिए और आसिफ अली बहुत बहुत मुबारक हो। अब जी अगली खबर आपको देते हैं और सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी ज़बरदस्त वायरल हो रही है और उसमें आप देख सकते हैं, ये वीडियो पहले आप देखें ज़रा, वीडियो लगाएं ज़रा, फुल स्क्रीन पर ये वीडियो लगाएं और उसके बाद देखते हैं कि ये है क्या। ये फुल स्क्रीन पर ले आइए, देखें ये वीडियो जहाँ से शुरू हो रही है उसे आप लेकर आएँ फुल स्क्रीन से। ये देखें, ये एक ब्रिज पर ये एक शख्स साइकिल चला रहा है, ये ब्रिज पर अब चढ़ना शुरू हुआ। आप राइट साइड पर ब्रिज देख सकते हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं नीचे और लेफ़्ट साइड पर जो है वो ये कोई पानी आपको नज़र आ रहा है। तो ये किस कदर ख़तरनाक साइकिल चलाने का मुजाहरा हो रहा है। हमारे यहाँ पर हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो होता है मनचले, लेकिन ये कोई मनचला नहीं है, बल्कि अगर ये मनचला भी है तो ये बुनियादी तौर पर फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाला वर्ल्ड चैम्पियन माउंटेन बाइकर है जिसका नाम है ऑरेलियन फोंटेनॉय। ख़तरनाक स्टंट्स करते हैं। फ्रांस के शहर का ये एक पुल है, ग्रेनोबल का जो आर्क है उसका पुल से ये साइकिल चलाते हुए ये शख्स गुजर रहा है और ये वीडियो देखें जी, कमाल वीडियो है, कमाल इनका जो है वो मुजाहरा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं क्या महारत है इनकी। लेकिन खुदा का वास्ता है ऐसी हरकतें आप लोग करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप ट्रेंड हैं, अगर आप वर्ल्ड चैम्पियन हैं तो ही ये इस तरह की हरकतें आपको ज़ेब देती हैं। आम लोग जो हम जैसे लोग होते हैं ना, वो फिर इस तरह की हरकतें करते हैं और फिर लेने के देने पड़ जाते हैं, बहुत ख़तरनाक मामला होते हैं। तो प्लीज़ इस तरह की जो चीज़ें उनसे आपने परहेज़ करना है। ये सिर्फ हम दिखा रहे हैं आपको, देखें, इंजॉय करें और बस करें, इससे आगे कुछ ना करें। अगली खबर पर आ जाते हैं जी।
अगली खबर है जी जेसिंडा आर्डन, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, उनके हवाले से उनकी भी एक छोटी सी वीडियो वायरल हुई है। जेसिंडा जो है वो अपने फेसबुक लाइव के ज़रिए, एक ये बड़ा अच्छा वैसे जेसिंडा का ये मामला है, जेसिंडा फेसबुक लाइव के ज़रिए अक्सर जो है वो अपने मुल्क के लोगों से बातचीत करती रहती है। खान साहब जेसिंडा की मिसालें बहुत देते हैं, तो खान साहब ज़रा फेसबुक लाइव पर आए ना, फिर आपको पता चलेगा पब्लिक आपसे क्या बात करती है और क्या बात करना चाहती है। असल बात आपको पता चलेगी। वो जो फ़ोन कॉल्स वाला आपने सिलसिला शुरू किया हुआ है वो ठीक है, अच्छा है, लेकिन पता नहीं कितने लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते, कितने असली होते हैं, कितने होते हैं। लेकिन ये है कि जेसिंडा क्या कर रही थी वो मैं आपको बताता हूँ। जेसिंडा जो है वो बेसिकली कोविड के हवाले से कुछ अपडेट्स दे रही थी न्यूजीलैंड के लोगों को, और उस दौरान उनकी बेटी जो है वो आ गई और बेटी ने बातचीत करना शुरू कर दी। ये वीडियो ज़रा शुरू से लगाइए और फिर देखेंगे क्या हुआ यहाँ पर। जेसिंडा जो है वो जब बातचीत कर रही थी तो उनकी बेटी ने आकर उनसे क्या बात की, जी सुनवाइए। You're meant to be in bed, darling. It's bedtime, darling. Pop back to bed. I'll come and see you in a second. I'll come and see you in a minute, okay? Sorry, everybody. Yeah, Nanny will take you down to bed. Thanks, Nana. Well, that was a bedtime fail, wasn't it? Sorry, everyone. I thought here's a moment. I'll do a Facebook Live. We're nice and safe. Does anyone else have kids escape like 3-4 times after bedtime? Thankfully, my mum's here, so she can help out there. Okay, we. We are वाह जी, तो ये जो है वो फेसबुक लाइव पर अपडेट्स दे रही थी, लोगों को बातचीत हो रही थी, और उनकी बेटी जो है वो आ गई और बातचीत करना शुरू की। फिर उन्होंने बेटी को बताया कि जी ये बेड टाइम है, रात को सोने का वक्त है। और जो नानी जो है, नानी यानी जेसिंडा की वालिदा, वो फिर जेसिंडा ने बताया, खुशकिस्मती से वो मौजूद थी, तो उन्होंने कहा कि वो बच्ची को संभाल लेंगी और उसे सुला देंगी। और ये नानियाँ जो हैं वो वाकई बड़ा ज़बरदस्त कमाल काम कर रही होती हैं बच्चों को संभालने में। जब भी माओं को ज़रूरत होती है तो वो नानियाँ जो हैं वो, दादियाँ जो हैं वो सारा काम कर रही होती हैं। तो उनको बड़ा ज़बरदस्त सलाम सैल्यूट है। तो ये जेसिंडा ने भी जो है वो अपनी वालिदा से मदद ली और वालिदा साहिबा ने फिर उस बच्ची को सुलाया। और फिर जेसिंडा ने बताया कि भाई वाकई ये बच्चे जो हैं इस तरह करते रहते हैं, ये अपना जो है वो सोने से पहले 2-4 मरतबा आते हैं कमरे में, आपसे बातचीत करते हैं, और सबके साथ ये होता है। और फिर जेसिंडा ने अपना जो बाकी मुद्दा था वो शुरू किया। ये एक ह्यूमन कनेक्शन होता है जो बताता है कि हाँ भाई ये लोग भी ह्यूमन्स हैं। हमारे यहाँ पे जो है ना प्रोटोकॉल्स इतने ज़्यादा होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो जो एक रिश्ता है एक वज़ीर आज़म का या एक सदर का या एक बड़े ओहदे वाले का, वो आवाम से बिल्कुल टूट जाता है, कट जाता है। सोशल मीडिया ने वो बाउंड्रीज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म कर दी हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी इतना ज़्यादा ओपनली इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग खबर थी। अच्छा, एक और छोटी सी अफसोसनाक खबर है, वो भी आपको देनी है। अफ्रीका का एक मुल्क है नाइजर का जो साउथ का एरिया है, वहाँ पर एक स्कूल में आग लग गई। और ये जो स्कूल्स हैं ये स्ट्रॉस के बने हुए होते हैं, झाड़ियों के बने हुए होते हैं, लकड़ी के तिनकों के बने हुए होते हैं। ये वो स्कूल्स होते हैं कि जहाँ पर बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। और इस स्कूल में आग लगी और इसमें 26 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हुए, 13 बच्चे जो हैं वो काफ़ी शदीद इसमें ज़ख्मी हैं। और नाइजर जो है वो दुनिया की गरीब तरीन जो ममालिक हैं उनमें शुमार होता है। इस मुल्क का, नाइजर का गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता है दुनिया के। और वहाँ पर जो है वो स्कूल्स की बहुत ज़्यादा किल्लत है, तो इन्होंने ये किया है कि बहुत सारे छोटे छोटे कमरे इस तरीके से बनाकर स्कूल्स का जो है वो नाम दे दिया है उनको। और स्ट्रॉ और वुड के जो स्कूल्स बनाए जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये ख़तरनाक होता है, क्योंकि अगर कभी भी आग लगती है तो ये स्कूल्स जो हैं वो, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। और अप्रैल में एक वाक़या पेश आया था जिसमें 20 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हुए थे, जल के उनका इंतकाल हो गया था। इस तरह के वाक़यात देखें, मतलब गुरबत जो है वो वाकई दुनिया की बहुत ज़्यादा है। और जितने भी अमीर ममालिक हैं वो अगर गुरबत के ख़ात्मे के लिए कुछ काम कर सकें तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। अभी क्लाइमेट के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें बड़े वादे और बातें तो की जा रही हैं, लेकिन बातों से बात आगे बढ़नी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही गुरबत के हवाले से भी बहुत बातें होती हैं, लेकिन बातें ही बातें हैं, काम हमें कम नज़र आता है। ये तो थी कुछ आज की खबरें। अब नाज़रीन वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। महंगाई बढ़ने से तो हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन मसला इस वक्त महंगाई से ज़्यादा हुकूमत की एक और आजमाइश का है, और वो आजमाइश है 11 नवंबर यानी कल होने वाला पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। उसमें 30 के करीब बिल्स मंजूर करवाने हैं हुकूमत ने। इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, नैब कवानीन, करभूषण और दीगर अहम मामलात पर कानून साजी के लिए हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया है। अपोजिशन की जो स्टीयरिंग कमेटी है उसने फैसला किया है कि हुकूमत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो इंतखाबी इस्लाहात और नैब कवानीन ज़बरदस्ती मंजूर करवाने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की PDM में वापसी, अपोजिशन की कौमी असम्बली और सेनेट के ऐवान में मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने और इसी तरह की हम आहंगी की भी कुछ खबरें आ रही हैं, मगर साथ ही साथ एक दूसरे पर बैकडोर राब्तों के भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अपोजिशन अपनी ही अपोजिशन क्यों कर रही है, और क्या अपोजिशन कल हुकूमत की मर्जी के बिल रुकवाने में कामयाब होगी? नून लीग और पीपल्स पार्टी की इल्ज़ाम तराशी कब ख़त्म होगी, इस हवाले से हम बात करेंगे मेंबर कौमी असम्बली और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब अब्दुल कादिर बंदुखेल साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। और इस्लाम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल तो बहुत सारे लोगों के जो जहनों में है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि क्या PDM दोबारा बन सकती है या नहीं? ये तो हमारी क़यादत फैसला करेगी, मगर जो PDM के लोगों ने अपने मातहत लोगों के जरिए मेरे चेयरमैन को शौकास दिए है, उनका हज़ाला तो करे पहले। और आपको जो कल का और आज बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से डिनर है जॉइंट अपोजिशन का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये PDM है, ये जॉइंट अपोजिशन है। असम्बली के अंदर हम एक दूसरे के साथ है, बार हमारे यकीनन रास्ते अलग हो चुके हैं, लेकिन असम्बली के अंदर हम एक है। और आज भी बिलावल भुट्टो साहब के डिनर पे शहबाज शरीफ साहब, मौलाना असद साहब, तमाम अपोजिशन के सेनेटर्स MNA मौजूद होंगे। तो वो सब मौजूद होंगे, तो जो हिकमत अमली है वो क्या है कि अब असम्बली के अंदर ही मामलात होंगे जिस तरीके से अपोजिशन करना या जिस तरीके से कवानीन को मंजूर ना होने देना, या कोई ऐसी स्ट्रेटजी भी है जो कि असम्बली से बाहर की भी है जो बन रही है? यकीनन जब असम्बली के अंदर से, क्योंकि हमारा पहले दिन से बिलावल भुट्टो साहब का एक बयानिया था कि आदम एतमाद जो है ना पंजाब हुकूमत और फिर मरकज के खिलाफ हो जाए। आपने कल देखा असम्बली के अंदर कि जो हुकूमती मेंबर्स थे उनके बिल को मुस्तरद कर दिया गया, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून के जावेद साहब का बिल और फिर मेरा बिल जो जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से वो अक्सरियत से मंजूर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक साथ रहे तो हम हुकूमत को बासानी शिकस्त, चूंकि कल हम 3 बिलों की सूरत में दे चुके हैं और अदम एतमाद की सूरत में भी हम देंगे, मगर इसके लिए अभी तक मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है ना वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है, और मुझे उम्मीद है कि आगे चल के ये इस बात पे एग्री होंगे हमारे साथ। सर, थोड़ा सा क्लैरिटी करेंगे, किस चीज़ पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है? देखिए, पहले दिन से जब PDM से हमारे जो रास्ते अलग हो गए, उसकी बुनियादी वजह ये थी, वो ये कहते थे कि आप इस्तीफा दे दें। हमने कहा कि नहीं, इस्तीफे की बात नहीं हुई थी, बात हमारी ये हुई थी कि हम एक रिदम पैदा करेंगे और फिर इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे, वहां अगर जरूरत पड़े तो फिर सब इस्तीफे देंगे। मगर चूंकि PDM के अंदर कुछ छोटी पार्टियां जिनके पाकिस्तान भर में कोई काउंसलर भी नहीं है, तो वो इस चीज पे बजिद थे कि नहीं जी आप इस्तीफे दे दें। लेकिन ये भी PDM के प्लेटफॉर्म से तय हुआ था कि हम जो फैसले करेंगे वो मुतफ़क़ा होंगे, अक्सरियत पे नहीं होंगे। यानी अगर पीपल्स पार्टी और ANP नहीं मान रही है तो अक्सरियत का फैसला नहीं होगा। लेकिन उस बात को उन्होंने इशू बना के और जिस तरीके से शौकास दिया गया और हमारे रास्ते अलग हो गए, और हमने यही कहा कि चूंकि पंजाब हुकूमत 7 सीटों पे खड़ी है, बुज़दार हुकूमत और न्याजी हुकूमत जो 4 सीटों पे, क्योंकि MQM भी आपके सामने नाराज है, काफ लीग भी नाराज है, खुद PTI के मेंबरान असम्बली हामिर लियाकत इस्तीफा दे चुका है, नूर आलम खान उनके खिलाफ बोलता आ रहा है, कराची के 13 MNA में से 1-2 को छोड़ के सारे उनके खिलाफ है, और फिर सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब की पार्टी भी उनसे अलग हो चुकी है। तो हमारा ये कहना था, बल्कि कहना है अभी तक, कि हम बासानी से पंजाब हुकूमत और मरकज के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पास करा सकते हैं, और इस कठपुतली हुकूमत से या इस क़यादत से, नाइल क़यादत से हम जान छुड़ा सकते हैं। तो ये जो कायरा साहब ने कहा कि नून लीग तो इंटरेस्टेड ही नहीं है इस हुकूमत को गिराने में, और बहुत सारे और भी तज्ज़ियाकार हैं जो ये बात कहते हैं कि जी नून लीग का तो मामला ये है कि अगर हम मिसाल के तौर पर इस वक्त हुकूमत को गिरा भी दें और अगर हम आ भी जाएँ तो हम महंगाई को तो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, तो इस वक्त इस हुकूमत का रहना ही हमारे लिए बेहतर है। तो क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, अब एक लम्हे में जो 1 मिनट पहले मैंने बात की है, तो उससे मेरी भी यही
मुद्दा है कि मुस्लिम लीग नून जो ना वो इंटरेस्टेड नहीं है। अगर इंटरेस्टेड होते तो ये अदम एतमाद की तहरीक में हमारा साथ देते। और फिर उनका ये कहना है मुस्लिम लीग नून का कि चूंकि पीपल्स पार्टी का 7 सीटें हैं पंजाब में, तो कैसे अदम एतमाद की तहरीक पास कर सकते हैं या ला सकते हैं। तो हमारा इसका ये कहना था कि सिंध में तो आपका एक काउंसलर भी नहीं है, तो आपने कैसे पूरे सिंध हुकूमत को इस्तीफा देने के लिए आप जोर दे रहे थे। और फिर कौमी असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की जब तहरीक हमने मिल के पेश की है, जो कि हमने बाद में वापस दिया गया, तो वो किस बेस पे किया था। हमारे पास वाज़ेह फिगर तो नहीं थे, लेकिन अदम एतमाद की तरीका कानून ये है कि आप किसी भी वक्त और आप हर वक्त कर सकते हो। इसके लिए कोई नंबरिंग का भी वो नहीं है, नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून अभी इसी तब्ज़ब का शिकार है कि इस हुकूमत को जारी रखा जाए। और हमारा ये कहना है कि चूंकि महंगाई का तूफान आप देख रहे हैं, पेट्रोल 146 रुपए और इनके 175 रुपए पे ले जाने का, पंजाब वजीर खजाना के जो तर्जमान है उनका ये कहना था कि 175 जाने का, फवाद चौधरी ने 180 का इंदिया दिया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आवाम की कमर टूट गई है। आवाम की कमर क्या टूट गई है? जो पैसे वाले लोग थे, जो अच्छे खासी मिडिल क्लास के लोग थे, उनकी भी कमर टूट गई। गरीब आदमी की तो बात क्या करे, वो तो बिल्कुल ही बेबस है। तो अब आप लोगों की कल की स्ट्रेटेजी क्या है? और जो बल्कि इससे पहले एक ये चीज बताइएगा कि कल जो 2 बिल मंजूर नहीं होने दिए आपने, वो कौन से थे? देखिए, एक बिल तो सोशल मीडिया के हवाले से उनकी खातून थी, वो कदीर क्या नाम है उनका, उसने पेश की है। और चूंकि उसने पेश करने के साथ साथ गाली गलौज पे उतर आई वो, और खवातीन के साथ जो बुरी ज़बान इस्तेमाल की जाती है उस हवाले से उसको इस्तेमाल किया, तो इस वजह से हमने किया है। दूसरा बिल जो है ना, वो जावेद साहब का जो मुस्लिम लीग नून का उनका था, वो बिल ये था कि चूंकि अगर कोई पार्टी बदलता है तो उसको जो 7 साल के लिए उसको सजा भी दी जाए, इस तरह की बिल था। और तीसरा बिल मेरा था जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से कि आए दिन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जुडिशरी इस वक्त दुनिया में 128 नंबर पे है। तो क्या बात है कि जब एक चपरासी के अपॉइंटमेंट के लिए आप इंटरव्यू लेते हैं, दरखास्तें वसूल करते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप डायरेक्ट अपॉइंट करते हैं, तो इसके खिलाफ बिल भी जो है ना वो अक्सरियत से हमारे पास हो गया और अब कमेटी की तरफ। तो ये खवातीन के खिलाफ जो नाजेबा गुफ्तगू होती है, वो बिल नामंजूर करवाने की क्या लॉजिक थी? देखिए, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल लॉजिक एक ही थी है कि उस खातून का अपना रवैया ठीक नहीं था। वो गाली गलौज पे उतर आई है, और अगर आपके कैमरामैन ने रिकॉर्ड किया होगा तो वो बिल्कुल हमारी तरफ बढ़ रही थी, और इनकी मेंबरान इसको पकड़ लिया, और वो मैं क्या अल्फाज अदा करूं, ऐसी गालियां दे रही थी जो मैं बोल नहीं सकता वहां पे। तो अब ऐसी सूरत में कैसे सपोर्ट करेंगे? गो कि बिल उसका सही हो सकता है, मगर इसका ये तरीका तो नहीं है कि आप हमें गालियां देके हमसे मंजूर कराएं, ऐसा तो नहीं होगा। सही। अब कल की क्या स्ट्रेटेजी है? कल तो बड़े बड़े अहम बिल हैं। जी बिल्कुल, कल की स्ट्रेटेजी मजीद आज वाजे हो जाएगी बिलावल भुट्टो साहब के डिनर के मौके पे, और यही कोशिश होगी जो मेरे एक नाकिस रहा है कि हम जिस तरह कल हमने इनकी बिल नहीं मंजूर रहने दी और हमने अपने 2 बिल पास कराए, तो यही हमारी कोशिश होगी कि हम जॉइंट अपोजिशन के मौके पे, क्योंकि ये बात सारी पाकिस्तान सुन रहे कि जो ईवीएम मशीन लाए, एक जादू की मशीन है जिसे धांधली एक बटन से लाने की ये कोशिश कर रहा है। यकीनन हर आदमी से मुतासिर है, एमक्यूएम भी मुतासिर है और दूसरी पार्टी भी मुतासिर है। तो मुझे उम्मीद है कि हुकूमती पार्टी जो है ना वो भी हमारा साथ देंगे और ये जो बिल है इनके वो नाकाम बना देंगे। तो यानी कि ये आज स्ट्रेटेजी फाइनल होनी है आप लोगों की? बिल्कुल, आज बिलावल भुट्टो साहब के डिनर में सिंध हाउस में इस्लामाबाद में ये फाइनल हो जाएगी कि क्या करना है हमने। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपोजिशन की स्ट्रेटजी से आगाह कर रहे थे। देखते हैं कि आज बिलावल भुट्टो साहब का जो डिनर है उसमें क्या लाया अमल तय पाता है, और फिर कल असेंबली के इजलास में बिल्स मंजूर ना करवाने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। वेलकम बैक जी। महंगाई के हवाले से पूरे मुल्क में शोर मचा रही है आवाम, और इस हवाले से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ गयासुद्दीन मौजूद है कराची से, उनसे बात करते हैं। कराची में दूध की कीमत में इजाफा, ट्रांसपोर्ट की कीमत में इजाफा, चीनी की कीमत में इजाफा, आटे की कीमत में इजाफा, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। लोग क्या कर रहे हैं कराची में? अस्सलाम वालेकुम गयास। वालेकुम सलाम अवैस।
गयास भाई ये बताइए, ये सारा जो मामला है कराची में, दूध की कीमत, ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं वो, उसके अलावा आटा, उसके अलावा चीनी, ये तमाम मामला, क्या क्या अपडेट आप दे सकते हैं महंगाई के हवाले से हमें? महंगाई ने आवाम के आंसू निकाल दिए हैं अवैस। मैं आपसे ये अल्फाज शेयर कर रहा हूँ कि महंगाई ने लोगों को बुरी तरह मुतासिर कर रखा है। पहले ही लोगों की आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा, लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही, लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, लेकिन महंगाई की शरह मुसलसल बढ़ रही है। आदत व शुमार बताते हैं स्टेट बैंक के कि 11% महंगाई की शरह इस वक्त है इस फिस्कल ईयर में। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि महंगाई किस कदर बढ़ रही है। दूध की जो कीमत है, बुनियादी ज़रूरत की चीज़ दूध, आम आदमी तो अब दूध इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन छोटे घर में जो बच्चे होते हैं, शीर ख्वार बच्चे होते हैं, उनके इस्तेमाल के लिए दूध ख़रीदा जा रहा है। 130 रुपये से 140 रुपये लीटर इसकी कीमत कर दी है। 10 रुपये मनमाना करके इजाफा कर दिया है डेयरी फार्मर्स ने। कमिश्नर कराची और डेयरी फार्मर्स को पाबंद किया था सिंध हाई कोर्ट ने कि 1 माह के अंदर इसकी कीमत का तयन करें, लेकिन कीमत का तयन तो ना हो सका, लेकिन मनमानी कर दी है, जिस पर यकीनी तौर पे तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। ये अवाम का मुतालबा है। अदालत को सख्ती से बरतनी चाहिए, सख्ती से निमटना चाहिए कि शहर में दूध की कीमत बढ़ गई है, लेकिन उसके सद्देबाब के लिए, जो उसकी रोकथाम के लिए इंतज़ामी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल नहीं हो रही हैं। कोई छापे नहीं मारे जा रहे, कोई ऐसी एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आ रही कि डेयरी फार्मर्स को बंद किया जाए। पहले हमने देखा कि जब डेयरी फार्मर्स ऐलान करते थे दूध की कीमत बढ़ाने का, तो फौरी तौर पर कार्रवाइयाँ होती थी, इनके वारंट गिरफ्तारी जारी होती थी, इन्हें गिरफ्तार किया जाता था, इन्हें जमानतें करानी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, ट्रांसपोर्ट के हवाले से बताइए, ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया है? देखें अवैस, आप भी कराची में रहते हैं, बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो CNG पर मुंतकिल हो चुकी है। CNG की कीमत में इजाफा पहले हुआ था, अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। उसको जवाज़ बनाकर कीमत बढ़ा दी गई है किराए की मद में। एक स्टॉप का किराया 10 रुपये बढ़ा दिया गया है, जबकि एक स्टॉप से आखिरी स्टॉप जाने का किराया तकरीबन 30 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। तो बड़ा आवाम पर बोझ हो गया है, महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, लोग परेशान हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसे ही खस्ता हाल है हमारे शहर में, ना होने के बराबर है। बिल्कुल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल तो जानते ही हैं सब कराची की, और सब यही चाहते हैं कि किसी तरीके से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। अब जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, किराया जो है वो उसके बिल्कुल बरक्स हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे गयास का। अयूब तरीन साहब हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद हैं जी कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम अयूब साहब। जी वस भाई, वालेकुम सलाम। अयूब साहब, आटा, चीनी, क्या सूरत हाल है वहाँ पर महंगाई की? कोयटा में क्या कीमतें चल रही हैं? बिल्कुल, जिस तरह कराची की सूरत हाल है, कोयटा की सूरत हाल भी उससे कम नहीं है। और कोयटा में ख़ासकर अगर हम आटे की बात करते हैं तो आटा रोज़ बरोज़ महंगा होता जा रहा है, और 20 किलो आटा जो है वो इस वक्त कोयटा के मार्केट में 1450 रुपये दस्तयाब है। और इसी तरह अगर हम 50 केजी आटा की बात करते हैं तो वो 3500 के करीब दस्तयाब है। अगर चीनी की बात की जाए तो वो पिछले जो गुज़िश्ता हफ्ता था उसमें ये 170 तक किलो पहुंच गया था, लेकिन इस हफ्ते जो है वो वापस 136 रुपये फी किलो। चले, ये तो कुछ बेहतर बात हुई कि 170 से 136 पे आ गई। यूटिलिटी स्टोर्स के क्या मामला हैं, वो सही चल रहे हैं, वहाँ पर चीज़ें दस्तयाब हैं? बिल्कुल, वहाँ पे जो अशिया खुर्दनोश है या रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो चीज़ें वो दस्तयाब नहीं है, जिसके बिलखसूस जो ज़रूरत की चीज़ें जिसमें घी है, आटा है, चीनी है, वो बिल्कुल दस्तयाब नहीं। हालांकि वफाकी हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी गई थी, वो ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कहा है कि जो चीज़ें महंगी हो चुकी है वो यूटिलिटी स्टोर पे सब्सिडी रेट पे दस्तयाब होंगे। लेकिन कोयटा के किसी यूटिलिटी स्टोर पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये तीनों चीज़ें जो है वो बिल्कुल दस्तयाब नहीं होगी, जिसके बायस शहरी सख्त परेशान है। और शहरियों का ये भी मुतालबा है हुकूमत से कि कम अज़ कम एक तो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, चाहे वो आटे की सूरत में हो या चीनी की सूरत में, यहाँ मार्केट में उन पे उनके गोदामों पे चापे लगाए जाए। बिल्कुल, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकना जो है वो बड़ा ज़रूरी है और हुकूमत के लिए ये एक अहम बड़ा टारगेट है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अयूब तरीन साहब आपका भी। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। तो महंगाई पर हमने मज़ीद गुफ्तगू करनी है, मुख्तलिफ शहरों के हवाले से आपको मज़ीद बताना है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
मुसन्निफ की जो तहरीर होती है उसको पढ़कर कारी अपनी मर्जी का मतलब निकालता है, लेकिन उसके बरअक्स मुसव्विर जो है वो अपना ख्याल या आंखों देखे मंजर को ऐसे बयान करता है कि हकीकत का गुमान होता है। फ़नून में मुसव्विरी ही वो ऐसा फ़न है जो हकीकत को कैनवस पर बिखेर देता है। और आज एक ऐसे ही फ़नकार से आपकी हम मुलाकात कराते हैं जो हकीकत को हकीकत से ज़्यादा सच्चे अंदाज में बयान करता है। तस्वीर, स्केचेस, कैनवस पर बने हुए पुरकशिश जो पोर्ट्रेट्स हैं वो तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन बोतल के अंदर ब्रश घुमाकर मुसव्वरी करने वाले मुसव्विर से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। सिंध के ज़िला टंडो मोहम्मद खान से ताल्लुक़ रखने वाले मुसव्विर बाबर अज़ीमी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। वालेकुम अस्सलाम आबिद भाई। बाबर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपका आर्ट जो है उसकी वीडियोस हमने भी देखी हैं और साथ साथ चल भी रही हैं, तो ये जो आपकी आर्ट की तरफ रग़बत है ये कब पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए प्लीज़। आबिद भाई ये मुझे स्कूल के ज़माने में 87 से स्टार्ट हुआ था ड्राइंग का जो शौक़ बचपन में। तो उस ज़माने में तो मुझे खुद भी ये इल्म नहीं था कि मुझे कोई ड्राइंग का टैलेंट है मुझ में। तो स्कूल पे टीचरों में देखा कि बेटे आपकी तो ड्राइंग अच्छी है, आप इसको जारी रखें। तो उसके बाद फिर जो है अबू से बात हुई और अबू ने, क्योंकि टंडो मोहम्मद खान में कोई इतना ख़ास आर्ट का माहौल नहीं था, तो वहाँ पे हमारे उस्ताद थे, साइन बोर्ड पेंटर थे वहाँ के मशहूर, तो वहाँ उनके पास सीखने के लिए छोड़ा मुझे अबू ने। तो वहाँ पे मैं बैठा और सर इकबाल अहमद फारूकी और उस्ताद उस्मान अली खासकेली उन्होंने पोर्ट्रेट का वर्क मुझे सिखाया। तो 10 साल मैंने फिर वहाँ पे बाकायदगी से पोर्ट्रेट की तालीम हासिल की। क्या बात है, ज़बरदस्त। यानी कि असातिज़ा ने आपके अंदर वो फ़न है वो देखा और फिर आपके वालिद साहब ने आपको मज़ीद उसमें हौसला अफजाई की आपकी और आपको असातिज़ा के पास भेजा कि आप सीखें। अच्छा, अब ये आम जो फ़न पारे होते हैं जो कैनवस पर बनाए जाते हैं, पेपर पे बनाए जाते हैं, वो तो आप बनाते ही हैं, लेकिन ये बोतल के अंदर जो सारा ये सिलसिला आपने शुरू किया, बोतल के अंदर आर्ट वाला, ये क्या है, इस तक कैसे पहुंचे? हाँ अविल भाई, ये असल मेरे लिए भी एक चैलेंज था कि 97 में मैंने सुना था कि कोई जो है आर्टिस्ट, तो पहले मुझे भी गुमान नहीं हुआ कि इस तरह हो सकता है। तो मैंने चैलेंज कबूल किया है, फिर लगातार कुछ मंथ में स्टडी करता रहा उस पर कि ये कैसे मैं इस पर जो है कर सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौला के एहसान हो गए, आखिर कामयाब हो ही गया। तो ये 97 में किया हुआ है मैंने बोतल का काम। तो क्योंकि मैंने शाब्दुल लतीफ़ भट्टाई की वाई पे भी काम किया हुआ है, उसके अलावा मेरा इस वक्त जो रिसेंटली वर्क है वो है ये जिस तरह मशरक़ी आर्ट कह लें, और ये मैंने 97 में आज से इतना अरसा पहले ये किया हुआ है और उसको लोकल सतह पे मैंने जो है डिस्प्ले भी किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बोतल में आपने तस्वीर बनाने का सिलसिला शुरू किया, इसकी ट्रेनिंग में और इसकी तरफ ये कामयाब होने में कितना वक्त लगा आपको? हाँ, उसमें तो वक्त लगा था, समझे कि 2 से 3 महीने तो लग गए मुझे लगातार इस पर प्रैक्टिस करने में, क्योंकि मेरा मुसलसल जो है ड्राइंग का उसका तो था। मगर आपको पता है कि पेपर पे या कैनवस पे हम काम कर रहे होते हैं तो हम आंखें बंद भी कर सकते हैं, मगर जो है बोतल के अंदर जो करना तो मेरे लिए खुद एक चैलेंज था। मगर एक बचपन में एक जुनून होता है, आज से ये 97 में इतने अरसे पहले तो एक स्टूडेंट दौर ही था वो मेरा। वो तो बंदा तो वैसे तो हमेशा ही स्टूडेंट है और वो सीखता ही रहता है। तो मुझे उस टाइम में भी एक जुनून था कि मैं इसको करूं और बस अल्लाह ने कामयाब कर लिया। तो उसमें एक बोतल में आपको तस्वीर बनाने में कितना वक्त लगता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बोतल के अंदर बुर्श को कर्व करके और उसमें अंदर चलाना, एक तो उसमें अंदर कलर ड्रॉप बड़े मुश्किल से होते थे, क्योंकि प्रोसेस होते हैं एक कलर के, एक कलर उसके बाद फिर दूसरा कलर, तो उसके लिए भी थोड़ा वक्त लगता है। मगर ये कि थोड़ी भी कहीं मिस्टेक हो जाती तो मुझे पूरी बोतल जो है वो रिमूव करनी पड़ती थी। अच्छा, तो इस हवाले से काफी टाइम लग जाता था। बिल्कुल काफी मुश्किल ये मामला है। तो अब ये जो बोतल आर्ट है आपका, इसको कहाँ लोग देख सकते हैं, कैसे इसकी वीडियोस देख सकते हैं? ये मेरे पास मेरी कलेक्शन में, क्योंकि इसको मैंने एज ए कमर्शियल नहीं किया, मैंने जो अपना शौक और अपनी लगाव के लिए किया था, तो कुछ कलेक्शन मेरे पास खुद के स्टूडियो पे अवेलेबल है, तो वहीं से मैं जो है। अच्छा, और उसकी कोई एग्जीबिशन वगैरह भी आपने अभी नहीं की है? नहीं, उसको मैंने लोकल सतह पे किया था। बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि मेरा आर्ट वर्क जो है वो असल दूसरा है, इसमें मिनिएचर रिफ्लेक्ट है और मैं इमेजिनेशन पे ड्राइंग करता हूँ, और ये मेरा स्टूडेंट लेवल का काम है जो बोतल का।
तो अगली उसको जो आपकी बाकायदगी से एग्जीबिशन मैंने है जो प्रोफेशनल वो में नहीं कब जी। प्लान कर रहे हैं आप, ताकि हम भी वहाँ पर आएँ और देखें, नहीं लोग भी वहाँ पर इंशाल्लाह, आकर देखें? नहीं बिल्कुल आप आइएगा इंशाल्लाह। मेरा नेक्स्ट का प्रोग्राम है कराची में, किसी प्राइवेट गैलरी से कमिटमेंट है मेरी, अरे वाह। और इंशाल्लाह आप आइएगा। तो ये जो आर्ट के कदरदान हैं ये अभी मौजूद हैं? क्योंकि बहुत मर्तबा हम ये देखते हैं कि आर्टिस्ट जो हैं वो उनकी हालात कुछ तरह अच्छे नहीं होते और वो कह रहे होते हैं कि भाई हाँ आर्ट के कदरदान जो है वो पहले जैसे थे अब नहीं है। भाई अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा है आर्ट का जो है माहौल, क्योंकि उस्ताजा जो हैं वो गुलजी, उस्ताद अल्लाह बख्श, जितने भी सीनियर्स हैं, बशीर मिर्ज़ा और भी अहमद परवेज़, इन्होंने जो आर्ट का एक बेसिक रखा यहाँ पाकिस्तान में, जो मेहनत की। उनके ज़माने में ये था मसला कि लोग आर्टिस्ट पेट पे पत्थर बांधते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं है। अब तो आर्ट बड़ा बिजनेस हो चुका है, आम लोग भी समझने लगे हैं, और प्राइवेट आर्ट गैलरी है उन्होंने तो बड़ा प्रमोट किया हुआ है इसको। आप जो आप प्राइवेट सतह पे इंस्टीट्यूट है, NCA देखें, इंडस वैली देखें, कराची स्कूल ऑफ आर्ट देख लें, कि बिल्कुल और बहुत अच्छा टैलेंट निकल रहा है, अच्छे आर्टिस्ट हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सब आर्टिस्टों का अच्छा बिजनेस भी हो गया है। आर्ट ये तो पॉजिटिव बात है ना कि हमारे माशरे में आर्ट के कदरदान मौजूद हैं और आर्टिस्ट जो है वो, ये बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है कि इस वक्त पाकिस्तान फाइन आर्ट एक वाइड प्लेटफॉर्म है जो जिसमें दुनिया से यानी कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। हमारे आर्टिस्ट इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये नहीं है कि भाई आर्ट की कोई नहीं है इस वक्त। और उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जब जो दुबई एक्सपो है जहां पर वो पूरा पवेलियन हमारा बनाया गया है, वो भी आर्ट का एक शानदार नमूना है। बहुत शुक्रिया बाबर अजीमी साहब, वक्त दिया आपने, और वाकई बड़ा कमाल का आपका जो है ये आर्ट है। एक तरफ जो आप कन्वेंशनल आर्ट के लिए काम कर रहे हैं वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, और फिर ख़ास तौर पर ये जो बॉटल आर्ट है आपका, ये तो और भी यूनिक है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।